नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे आपका जो ईथर होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अपना टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, आज अपन बात करने जा रहे हैं जो आपका ईथर होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अपना टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो आपके डाईमेथिल ईथर होता है और आपका डाई एथिल ईथर होता है। ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, यानी डाईमेथिल ईथर और आपका डाई एथिल ईथर, ये होते हैं आपके गैस, यानी ये वाला ईथर। मिथाइल वाले की बात करोगे आप तो ये हो जाएगा, और इथाइल ईथर की बात करोगे तो आपका ये हो जाएगा। ये तो क्या होते हैं आपके गैसीय फेज में पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे गैसीय फेज में। और यदि अपन बात करेंगे इसके अलावा अन्य भी जितने ईथर है, इसको छोड़ के एक्सेप्ट ऑल ईथर, इनको छोड़ के अन्य जो ईथर है, या आप बोल दोगे अदर ईथर, अदर ईथर, वो देखने को मिलेंगे आपको लिक्विड। ठीक है, चलो अगला पॉइंट अपन बात करते हैं। तो ईथर होता है एक प्रकार का वाष्पशील होता है और इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील द्रव्य होता, वाष्पशील द्रव्य और ज्वलनशील द्रव्य होता है। तीसरा पॉइंट, सॉरी अगला पॉइंट देखते, चौथा पॉइंट, वाष्पशील हो गया, ज्वलनशील हो गया। ठीक है, आगे ईथर है, इसका उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का मतलब जानते हो? बेहोशी उत्पन्न करने में, बेहोशी उत्पन्न करने में किया जाता है। जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उससे पहले बेहोश किया जाता है, तो या तो उसमें ईथर होगा या उसमें हो सकता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 307.6 केल्विन। इतना होता है 307.6 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अपन ईथर में, तो ईथर जो कंपाउंड है आपका एक पोलर कंपाउंड होता है। देखो ROR नेगेटिव चार्ज, इस एल्काइल ग्रुप के कारण पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है आपका, एक पोलर कंपाउंड है। अब ईथर में क्या होने वाला है, जो H बॉन्डिंग होती है वो आपकी दुर्बल होती है। ईथर में जो बनने वाली आपकी जो H बॉन्डिंग है, ये जैसे जल है, एल्कोहल है, उनकी तुलना में क्या होती है, दुर्बल होती है। ये नेगेटिव है यहां, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है दुर्बल अंतरा अणु के H बॉन्ड। अंतराणु क्यों बोला गया? दो अलग अलग अणुओं के परमाणु के मध्य बन रहा है। दुर्बल अंतराणु का हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं अपन इसकी। यदि आपसे पूछे समावेवी जो आपके ईथर है और एल्कोहल, उनकी बात करेंगे अपन। उनका यदि आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो उसका कारण आप क्या बताओगे? देखिएगा, यहां आपसे यदि पूछे समावेवी, जैसे एक तो आपका हो गया एल्कोहल हो गया और एक आपका क्या हो गया है, ईथर हो गया है। चलो एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल ये हो गया मेरे पास में एथिल एल्कोहल हो गया, और ईथर बनेगा अपने पास में डाई मेथिल ईथर बनेगा। इस बात को समझ रहे? चलो इसको आप बोलोगे एथेन 1 मोल या एथेनॉल,
और ये आपका हो गया है डाई मेथिल ईथर। अब यदि आपसे पूछे कि इनमें से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो देखिएगा जो आपका एथेनॉल होता है इसमें क्या देखने को मिलेगी, आपको H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और यहां पर जो पाई जाने वाली H बॉन्डिंग है वो ईथर में पाए जाने वाली H बॉन्डिंग से क्या होती है, प्रबल होती है। यानी यहां आपको स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और यहां पर जो आपको H बॉन्डिंग मिलेगी वो इसकी तुलना में क्या मिलेगी, दुर्बल मिलेगी। तो आपसे पूछा जाए कि समावेगी कंपाउंड है कोई, इसका अनुसूत्र लिख दोगे C2H6O, इसके आपको समावेगी बनाने। फिर आपसे पूछा जाए कि इनके जो समावेगी है उनका आपको नाम बताना है और फिर आपसे पूछे कि इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और क्यों, कारण बताना है। तो कारण क्या बताओगे, आपका जो इथेनॉल होता है मतलब जो आपका एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल मान लो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए जल में ये क्या हो जाता है, विलय भी हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। देखो ये जो आपका एल्कोहल है ये एल्कोहल क्या बना रहा है, किसी दूसरे एल्कोहल के अणु के साथ में H बॉन्ड की क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, डाई मेथिल ईथर की तुलना में। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी किसकी, विलेयता की बात करते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इसकी विलेयता है, उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं अपन सोल्यूबिलिटी या आप कहोगे विलेयता। देखो आपकी जो ईथर होते हैं ये खुद एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक विलायक जिसको आप बोलते हो, बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक है और खुद एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो यह बेंजीन है आपका, क्लोरोफॉर्म है आपका, CCl4 है। यानी कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, ये विलयशील होता है, सोल्यूबल होता है, लेकिन जल में यह अल्प विलेय होता है। जल में क्या होता है, अल्प विलेय। H2O की बात करेंगे तो ये होता है आपका अल्प विलेय। अब जल में अल्प विलेय क्यों होता है उसकी बात करते हैं। देखो ईथर आपका होता है, ईथर में क्या देखने को मिलेगा, आपको डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है 1,3d होता है, यानी 1.3 dy होता है। और डाइपोल मोमेंट की दिशा हमेशा किस तरफ होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है। यानी डाइपोल मोमेंट की दिशा हमेशा कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, यहां कार्बन है, से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, यहां ऑक्सीजन है, की ओर होती। क्लियर, ये क्या करता है, जल के साथ में H बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन H बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसका मतलब यहां पर जो H बॉन्डिंग बनती है वो दुर्बल H बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है, अभी देखा था अपन ने। और इसमें जो बनने वाला जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, दो अलग अलग अणु के परमाणु के मध्य बन रहा है, तो ये आपका हो गया इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, यानी कि जिसको आप बोलते हो अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड कहते, ये आपको यहां देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है। ठीक है, ये अपन ने देख ली, इसकी सोल्यूबिलिटी की बात कर ली, इसकी विलेयता की बात कर ली। ठीक है, अगला पॉइंट अपन देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो ईथर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको देखते हैं और वहां से क्यों से निकल सकता है। देखिए
ये ऑक्सीजन है, यहां कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप जानते हो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, दो लोन पेयर होती है। एक लोन पेयर आपका ये हुआ और एक लोन पेयर आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए आपने निष्कर्ष क्या निकाला, ऑक्सीजन एटम की बात की तो दो ऑक्सीजन एटम के पास में लोन पेयर देखने को मिली और दो एल्किल ग्रुप है यानी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो ही क्या देखने को मिले आपको, बॉन्ड पेयर देखने को मिले। इसका मतलब 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकल के आता है, यहाँ sp3 निकल के आता है। किस वाले की बात करो, ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp3। अब यहाँ R है तो देखो ये इधर sp3 है, इधर sp3, इधर sp3, यानी यहां जो चीज अपन देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा sp3 ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, यानी ये आपको अति व्यापन देखने को मिलता है। अब देखो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, यहां ये आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। आप जानते हो जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां यदि बात करें अपन ज्योमेट्री की बात करें, ज्यामिति की बात करें तो क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। अब चतुष्फलकीय यदि कोई ज्यामिति हो आपके पास में लाइक एज मेथड तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये होता है बॉन्ड एंगल। अब यहां पर जो शेप है वो आप देखोगे, देखो H2O होता है, H2O की आकृति कैसी होती है, बेंट होती है, मुड़ी हुई होती है, बेंट या जिसको आप क्या बोलते हो, मुड़ी हुई आकृति, या कैसी आकृति है, वी शेप आकृति है क्या, बिल्कुल। इसमें जो बॉन्ड एंगल की बात करते हो तो जल में जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है क्या, बिल्कुल होता है। जबकि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब आप जानते हो इस हाइड्रोजन की तुलना में एल्किल ग्रुप का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो जैसे जैसे मान लो एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ी, अब देखो इस लोन पेयर में और इस एल्किल ग्रुप में, इस लोन पेयर में और इस एल्किल ग्रुप में क्या होगा, वांडर वाल रिपल्सन बढ़ेगा, और लोन पेयर और इस एल्किल ग्रुप में वांडर वाल रिपल्सन बढ़ने के कारण बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना देखने को मिलेगा आपको, 110 डिग्री प्राप्त होता है। क्यों सुना सकता है, देखो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है और यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp3। क्यों सुन क्या सकता है, ईथर में sp3 संकरण किसका, ऑक्सीजन का, sp3 संकरण होने के बाद बंद कोण का मान 110 डिग्री होता है। क्यों, यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, sp3 संकरण में बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन ईथर में बॉन्ड एंगल 110 डिग्री प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है, तो क्वेश्चन में इसका आंसर क्या बताओगे, ईथर की जब आप संरचना देखते हो तो उससे स्पष्ट होता है क्या कि ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है उससे क्या जुड़े हुए होते हैं, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, किसके द्वारा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु के पास में जो लोन पेयर होता है और एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा यदि आकार होता है तो लोन पेयर और इसमें इस एल्किल ग्रुप में क्या होता है, वांडर वाल प्रतिकर्षण होता है। वांडर वाल प्रतिकर्षण होने के कारण जो बंद कोण का जो मान है वो क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, या बंद कोण का मान बढ़कर आपको कितना प्राप्त होता है, 110 डिग्री प्राप्त होता है, और अपने को किसमें प्राप्त होता है, ईथर में प्राप्त होता है। क्लियर है, चलो तो यहां पर यदि आपसे पूछा जाए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड, देखो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल आपको प्राप्त होता है वो 110 डिग्री प्राप्त होता है, यानी 110 डिग्री आपको प्राप्त होता है।
किसमें? ईथर। तो ये अपन ने देखा ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।